जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसेस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो पूरी क्लास आज की हमारी इस पूरी क्लास को हमने डिजाइन इस अकॉर्डिंग किया हुआ है कि अगर आप यूपी पीसेस के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पर हो, आप चाहे जीरो लेवल पर हो चाहे आप एडवांस लेवल पर हो, ठीक है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस क्लास से आपके कंटेंट में, आपके स्ट्रक्चरिंग में इनरिचमेंट होगा ही होगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं क्लास का, बहुत ही यूनिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को और इंप्रूव कर सकते हो। ध्यान समझिएगा, 2023 में जब आयोग के द्वारा पेपर 5 और पेपर 6 को पहली बार जोड़ा गया था तो उस समय ही हमने सबसे पहले क्लास बनाया था। इसका हमने आप लोगों के साथ पूरे क्लास डिस्कशन किया था। उस समय हमारे पास आयोग के द्वारा दिए गए सिलेबस के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हमको यह नहीं पता था कि इस पूरे पेपर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि भाई पहली बार ये पेपर कराया जा रहा था। तो हमारा जो बेस लेवल था ना वो जीरो था उस टाइम पर। हम उस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, आप सबने बहुत सपोर्ट किया, आप सबने बहुत सारी क्लासेस देखी, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। अभी ये जो हम सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि कैसे पेपर 5 और पेपर 6 में इनरिचमेंट किया जाए, कैसे कंटेंट को और बढ़ाया जाए और कैसे मैक्सिमम स्कोर यहां से पाया जाए। अगर आप इस बार के आयोग के टॉपर्स को देखोगे, पीसेस के टॉपर्स को देखोगे, आप देखोगे कि पेपर 5 और पेपर 6 में भले ही वो पेपर पहली बार क्यों ना हुआ आयोग के द्वारा, सबने उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव किया हुआ है। जिसने अच्छा स्कोर अचीव किया उसका फाइनल सिलेक्शन वहां पर हुआ ही है। तो इसलिए इन दोनों पेपर पर ध्यान देना आप लोगों के लिए बेहद कंपल्सरी है। इस पूरी क्लास का मैं स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर दे रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले, ताकि आप लोग अपना माइंड मैपिंग उसकी कर लो। देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसी भी आंसर को लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग को आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग करनी चाहिए और कौन से ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिससे आप रेडीमेड स्ट्रक्चर आंसर का तैयार करके पहले से जा सकते हो। तो हम लोग बहुत सारे फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और इसके साथ साथ इस आने वाले एक महीने में किन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को तैयार कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। पेपर 5 से 25 टॉपिक आप लोगों के रहेंगे, पेपर 6 से 25 टॉपिक आप लोगों के रहेंगे, तो टोटल 50 टॉपिक आप लोग आने वाले एक महीने में कवर करोगे, तैयार करोगे, और किस प्रकार से तैयार करोगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। क्लास की लेंथ 1 घंटे के अराउंड होगी, तो निश्चिंत होकर क्लास करना, क्लास पूरा अंत तक देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे क्लास के साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। मैं फिर से कह रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो रिवीजन में आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा। ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए इस पूरी जर्नी को। देखो, सबसे पहली बात यहां पर जो है, ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये एक एजम्पशन मान के चल रहा हूं कि जितने भी लोग इस पूरी क्लास को यहां पर देख रहे हैं वो सभी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे पेपर 5 और पेपर 6 की जो पूरी सीरीज चल रही, जो फ्री में सीरीज चल रही है, यूट्यूब पर सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वो सारी क्लासेस कर रहे होगे। ठीक है, आप यहां पर देखो, लगभग लगभग 20 क्लासेस हमारी हो चुकी है। उन 20 क्लासेस के माध्यम से अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने पूरी क्लासेस को फॉलो किया होगा, तो आपकी आंसर राइटिंग में ऑब्वियसली बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए होंगे। ये मैं मान करके चल रहा हूं, ये हमारा बेसिक एजम्पशन है जिसको मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो भाई, सबसे पहली बात कि इस पूरे पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, मैं बहुत संक्षेप में डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग बहुत सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, तो निश्चिंत रहना, क्लास को समझना बस। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं। इन 20 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 125 शब्द के आप लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो अगले 10 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 200 शब्दों की, मतलब 200 शब्द लिमिट के अंतर्गत आपको इनके आंसर पूरे करने रहते हैं। अब आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 3 घंटे का समय आपको एग्जाम हॉल में मिलता है, मतलब 180 मिनट यहां पर मिलता है। इसी 180 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को इन पेपर्स के ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर, कि किस प्रकार से आप किस क्वेश्चन पर कितना समय दोगे ताकि आपका पूरा पेपर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एक संक्षिप्त में पैरामीटर दे रहा हूं आप लोगों को, चाहो तो नोट कर लेना कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन पर आपको लगभग लगभग 7 मिनट का समय देना रहता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं लगभग लगभग आप लोग को यहाँ पर 11 मिनट का समय देना रहता है। तो 70 और 110 मिनट, 180 मिनट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर क्या हमको बार बार घड़ी देखने की आवश्यकता है कि भाई 7 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, 11 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एक आपने वो लाइन सुना होगा ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कभी भी किसी चीज को लेकर के बहुत परेशान मत हो। सर मैं पहला आंसर लिखा, मेरा पहला आंसर लिखने में 1 घंटा लग गया। अरे भाई लगेगा, आपने पहली बार आंसर राइटिंग की है। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या आप तुरंत साइकिल पर बैठते तो चलाना शुरू नहीं कर दिए होगे? ऑब्वियसली आपको 1 दिन लगा होगा, सर में आप कहीं पर गिरे होगे, चोट लगी होगी, फिर आपने सीखा होगा।
सेम काम यहां पर करना है, ठीक है। समय देना पड़ेगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते समय आपको समय लगेगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो। सबसे पहले अपने आंसर से तुलना टॉपर्स की कॉपी से बिल्कुल मत करना, अगर करोगे तो पागल हो जाओगे, कहोगे टॉपर्स ने कितना अच्छा लिखा हुआ। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जो टॉपर की आप कॉपी देख रहे हो वो उसका 500वां आंसर है, उससे पहले उसने 499 आंसर लिख लिए हैं। ये बात भी समझना, ये रियलिटी समझने की है। जनरली जब आप आंसर राइटिंग क्लासेस करते हो आपसे क्या कहा जाता है, टॉपर्स की कॉपी देके फॉलो करो। भाई टॉपर्स की कॉपी अगर एस्पिरेंट पहले दिन ही देख लेगा तो पागल हो जाएगा, कहेगा मैंने जो लिखा है उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसने जो लिखा उसने एक एक फॉर्मेटिंग की हुई है कैसे। तो वो एक प्रैक्टिस का कमाल है। हमारा जो नाम है ना, जो हमने नाम उठाया पीसेस अभ्यास, हमने नाम ही अभ्यास इसलिए उठाया कि मुझे पता है कि किसी भी प्रोसेस में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अभ्यास, ये प्रैक्टिस। तो ये बात आप समझना कि बेसिक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट आप लोगों को ये फॉलो करना रहता है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं कुछ कुछ ट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं चीजों को, फिर हम लोग टॉपिक्स पर आएंगे, हम टॉपिक्स के एग्जांपल लेंगे और वहां से पूरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं आप लोगों को, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक आईएएस दीपक रावत जी, आप सबने उनको फॉलो भी किया होगा यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारी उनकी वीडियोस आती रहती है। उन्होंने ना आंसर राइटिंग को लेकर के एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला समझना क्या है, वो फॉर्मूला है RIG का, ठीक है, RIG का। ये RIG वो 3 स्टेप है, वो 3 चीजें हैं जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में नहीं करनी है, ध्यान समझना। ये नॉट डू वाली कंडीशन है, ठीक है, ये आप लोग को नहीं करना है। क्या है भाई, सबसे पहला रिपीटिशन, ठीक है, R फॉर रिपीटिशन मतलब दोहराव। आपको सेम बिंदुओं का, सेम पॉइंट्स को अपने आंसर में दोहराव बार बार नहीं करना है। एग्जामिनर अगर आपको एक ही पॉइंट आपके आंसर में 2 जगह देख रहा है, 3 जगह देख रहा है, तो बोर हो जाएगा, यार कितना बोरिंग है, बस इसने शब्द भरने के लिए क्या किया हुआ है, पॉइंट्स को रिपीट किया हुआ है। तो दोहराव, रिपीटिशन, इससे बिल्कुल बचो, पहली बात। दूसरी बात, इररिलेवेंसी, ठीक है, मतलब कि उस प्रश्न से, उस टॉपिक का, उस बिंदु का कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी आपने चूंकि पढ़ा हुआ था तो आपने उसको अपने आंसर में घुसा दिया। ये काम बिल्कुल मत करो, एग्जामिनर को मूर्ख मत समझो, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर को मूर्ख समझ करके जा रहे हो ना, तो एग्जामिनर आपको मूर्ख बना करके ले आएगा, ठीक है। तो इररिलेवेंट कंटेंट अपनी आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी मत भरो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा बस क्वेश्चन पढ़ा कि कहीं पर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जैसे मानिए पहला टॉपिक आज का है, ठीक है, पहला टॉपिक क्या है भाई, पैलियोलिथिक पीरियड इन यूपी, ठीक है, पूरा पाषाण काल के दौरान उत्तर प्रदेश। अब उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा यार यूपी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूपी का एक मैप यहाँ पर छोटा सा एक सिंपल सा मैप बना करके रख दूंगा, ठीक है। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि केवल आप बनाने के लिए इररिलेवेंट मैप यूज कर दे रहे हो, ठीक है, अननेसेसरी मैप यूज कर दे रहे हो, तो एग्जामिनर उससे भी इरिटेट होता है। तो 2 पॉइंट आपने देखा, एक R और एक I, रिलेवेंस, सॉरी रिपीटिशन और इररिलेवेंट, ये 2 काम तो बिल्कुल मत करना। और तीसरा काम क्या है, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण मत करो किसी भी आंसर का। सामान्यीकरण आपको इसलिए नहीं करना है कि देखो, आप जो हो ना, ठीक है, आप एक सिविल सर्वेंट बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके अंतर्गत OLQ होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। और अगर आपके अंतर्गत ये चीज ले आनी है तो आपको वो चीजें अपने आंसर में भी शो करनी पड़ेंगी। अगर आपसे कोई समस्या पूछी जा रही है तो समस्या का प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करो, आप समस्या को कैटेगरीज वाइज डिवाइड करो, ठीक है, कि ये समस्या पॉलिटिकल समस्या है, ये समस्या सोशल समस्या है, ये समस्या इकोनॉमिकल समस्या है इस संदर्भ में, ठीक है। आप उनको प्रॉपर कैटेगराइज कर रहे हो, तो अपने आंसर को कभी जनरलाइज मत करो। अगर वहां पर कोई फैक्ट दे रहे हो, कोई रिपोर्ट यूज करो, तो उसका प्रॉपर सोर्स बताओ, ऑथेंटिक सोर्स बताओ कि यहां से ये रिपोर्ट ली गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो क्राइम दर है वो इतनी इतनी पाई गई है। तो ये 3 काम तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो इस बिंदु को नोट करो, सबसे पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि ये 3 काम से बचने का स्टार्ट करो। और क्या करना है भाई, देखो आप सबकी कुछ कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, पहले हम वो जिम्मेदारियां डिस्कस करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जिम्मेदारी ये है, कई बार ना जब आप लोग कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हो, मानो प्रीलिम्स के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपने देखा कि वहां पर सरकार ने G20 का जब समिट हुआ तो वहां पर सरकार ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, कि हमारी सरकार इस बात पे बिलीव करती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ने वाले, पूरा विश्व हमारा क्या है, एक परिवार है। अब ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, इसको अपने आंसर राइटिंग में जहां रिक्वायरमेंट लगे आप उसको यूज करो। एथिक्स में लग रहा है रिक्वायरमेंट, यूज करो। आपको लग रहा है नहीं इसका प्रयोग हम एसए में बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, तो करो। बताओ कि G20 समिट के दौरान जो भारत ने पूरे विश्व के सामने एक अपना पैरामीटर रखा, वो पैरामीटर ये था कि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है ना, कई बार गवर्नमेंट्स, या फिर मैं अगर कहूं तो बहुत स्पेसिफिक में प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे पर्सन है जिनके बारे में आप लोगों को अपने आंसर्स में कोट करने पड़ते हैं कई।
नाम मत कोट करो, लेकिन उस पद को कोट करो, बताओ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कॉन्सेप्ट दिया गया जिसके आधार पर हम उस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर के। कॉन्सेप्ट क्या था? टीटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीटी का कॉन्सेप्ट ये क्या है भाई? तो उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं दो देशों को आपस में बायलैटरल रिलेशन रखना है, ठीक है, द्विपक्षीय संबंध बनाने हैं, तो उस द्विपक्षीय संबंध का जो सबसे बेसिक आधार होगा वो होंगे 3T। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, समझना। अभी वो प्रधानमंत्री जी हैं, जब मैं क्लास बना रहा हूं, पता नहीं रिजल्ट आने तक क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कंडीशन हो आप उनको कोट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि पूर्व प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री, जो भी बात हो, ठीक है, आप उन्हें कोट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत बेहिचक करना अच्छी बात है ये, ठीक है। 3T का कॉन्सेप्ट क्या है? नोट कर लो इस बात को भाई। सबसे पहला मोदी जी ने कहा कि भाई अगर किन्हीं दो देशों के मध्य में संबंध को बढ़ावा देना, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रस्ट, या विश्वास बनाए रखना, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता सुनिश्चित करना, मतलब दो देशों के मध्य जो संबंध है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। पहली बात ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली। टाइमली मतलब क्या हो गया? समय पर कार्यों का भुगतान। अगर भारत सरकार ये कहती है कि हम नेपाल को ये आर्थिक मदद करने वाले हैं, तो भाई वो आर्थिक मदद जब तक आपने तय किया तब तक करो, उसको पेंडिंग मत रखो, ठीक है। भारत सरकार जनरली अपने जो अगल बगल के पड़ोसी देश है ना, वहां पर बहुत सारे हेल्प करती है, लेकिन वहां पर केवल एक कारण से मात खा रही है चाइना से। वो मात खाने का बहुत बड़ा कारण ये कि हम टाइमली अपने काम को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने वादा किया कि हम अफगानिस्तान को ये कंस्ट्रक्शन करके देंगे 2 साल में, हमको वो काम करने में 5 साल लग जा रहा है, और उसी ड्यूरेशन में चाइना क्या कर रही है, उसको तुरंत काम कंप्लीट करके डिलीवर कर दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये बायलैटरल रिलेशन को बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको अपने पेपर 2 के कंक्लूजन में यूज कर सकते हो बहुत इजीली। मैं ऐसे ट्रिक्स आपको बता रहा हूं कि नोट करो, और ऐसे ट्रिक्स आपको पेपर 5 और पेपर 6 में यूज भी करना है। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो किसी भी दो लोगों के मध्य संबंध को भी दर्शाता है। सही बात है, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो 3 चीजें आपको चाहिए। क्या? विश्वास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा ना हो भाई कि पता चला वो आपके साथ भी बात कर रहा हो, किसी और साथ भी बात कर रहा हो, ये बात ना हो भाई, ठीक है। टाइमली होना चाहिए काम, ठीक है। अगर आप समय दो, ठीक है, हर व्यक्ति को समय की रिक्वायरमेंट होती है, समय दो। समय के लिए अगर झगड़ा हो रहा है चीजों के बीच तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई आपको किसी व्यक्ति का समय चाहिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग उसको यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से और सारे कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और बताता हूँ, नोट करना चला, स्टार्ट करो एक बार। मैंने आप लोगों से वुमेन इंपावरमेंट के लिए एक टॉपिक डिस्कस किया, और मैंने कहा कि देखो नीति आयोग ने, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। क्या था कि भूल गया। उन्होंने दिया क्या कि उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति, ठीक है, ये तीन। इन तीनों के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण को क्या कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। अब अगर आप अपने कंक्लूजन में, अगर आप अपने आंसर में ये 3 टर्म कोट कर रहे हो ना, एग्जामिनर को देख कर लगे यार इस एस्पिरेंट ने कुछ तो पढ़ा हुआ है। इसने केवल वो स्टैटिक बुक्स नहीं फॉलो की है, स्टैटिक मॉडल आंसर नहीं फॉलो किया जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ने अपना इन्रिचमेंट किया है। और आप सबको अपने पास एक ऐसे शॉर्ट नोट्स की बुक रखनी पड़ेगी जहां पर आप ऐसे ट्रिक्स का यूज कर रहे हो। आप न्यूज़पेपर पढ़े, आपने देखा कि भाई सरकार ने क्या किया कि कोई ऐसे ही वन नेशन वन रूल का एक कॉन्सेप्ट दिया, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया। सरकार ने ऐसा कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया। आप उस बात को याद करो, उस बात को अपने आंसर राइटिंग में शामिल करो और यूज करो कि भाई ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बनकर के आएगा तो वहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। मैंने इस वाले वुमेन इंपावरमेंट के इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति कॉन्सेप्ट कहां पर यूज करना है, मैंने इस पूरी सीरीज में आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। और देखो भाई कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को और बताता हूं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो हमने 2 कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था। एक तो 3T का कॉन्सेप्ट और समझो। ये जो 3T है जो मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली, ये तो प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के। एक 3T का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, आर्थिक समृद्धि को लेकर के, कि अगर किसी भी देश को, किसी भी समाज को आर्थिक समृद्धि करनी है तो उसको 3T पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा वो 3T है भाई? पहला है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो 3T का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक आप लोगों को और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी भी समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है तो आप उन 3T का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, ठीक है। अगर आप इन
3T पर ध्यान दोगे तो किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था बूस्ट कर सकती है। जैसे मानो प्रश्न पूछा आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, आप ये 3T का यूज करो। भाई हम 3T पर काम कर रहे हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इसके अलावा भी अन्य बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, ध्यान समझना। लेकिन आप इन बिंदुओं को कोड कर सकते हो। अगर आप इन बिंदुओं को कोड करोगे तो आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो जाता है। एक ही बिंदु के माध्यम से आपने 3 अलग अलग डायमेंशन कवर कर लिया। आपने व्यापार भी कवर कर लिया, आपने परिवहन भी कवर कर लिया और आपने पर्यटन भी कवर कर लिया। और ध्यान दोगे अगर आप लोग तो पेपर 6 के सिलेबस के अंतर्गत ये तीनों बिंदु शामिल है, ट्रेड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, टूरिज्म भी है। तो माने आपसे प्रश्न ही पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करे, तो आप कोड कर सकते हो वहां पर कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए 3T क्षेत्रों पर कार्य करिए, जो कि है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म। टूरिज्म के लिए सरकार की निम्नलिखित योजनाएं, और फिर आप उनके बिंदुओं को लिख सकते हो। कितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर लग रहा है, कि हाँ भाई पीरियड ने बहुत सारे डायमेंशन को भी साथ में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और समझो भाई, हमने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, एक 3A का कॉन्सेप्ट और एक 4A का कॉन्सेप्ट समझना। 3A का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि देखो हम यहाँ पर ना एक एक्शन, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और अवेयरनेस, इनके माध्यम से हम जो समस्याएं हैं समाज के अंतर्गत उसको दूर कर सकते हैं। कैसी समस्याएं, जैसे मानो एक समस्या है प्रदूषण की, तो प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए आप लोग इससे पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हो, बहुत एक बेसिक ट्रिक पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है। लेकिन यहां पर हम क्या डिस्कस करें, हम डिस्कस करें 3A का कॉन्सेप्ट। ये किसी को नहीं पता होगा, और ये मेरा नहीं, ये भी सरकार ने दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हमको इन समस्याओं का निपटारा करना है, ठीक है, जैसे हमको अगर गंगा नदी की सफाई करनी है तो हमको 3A पर ध्यान देना पड़ेगा। वो 3A क्या है, वो है एक्शन, मतलब हमको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे सरकार को कि ठीक है भाई अगर गंगा नदी का प्रदूषण होगा तो हम ये कार्रवाई करेंगे, या फिर हम गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा मित्र जैसे एक वॉलंटियर प्रोग्राम को लेकर के आएंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम एक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम गंगा नदी का प्रदूषण करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, जेल दूंगा, तुम्हारे ऊपर आर्थिक दंड लगाऊंगा। तो अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। फिर क्या तय हो रहा है, फिर तय हो रहा है अवेयरनेस। जैसे गंगा मित्र वॉलंटियर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम युवाओं को अवेयर कर रहे हैं, भाई ये आपकी ही नदी है, आप ही इस पानी को यूज करते हो, तो एटलीस्ट इसकी संरक्षण, इसकी सफाई आप लोगों के लिए जरूरी है। 3A का कॉन्सेप्ट कितना शानदार है, आप इसको अपने आंसर में लिखो ऐसे, ठीक है, निष्कर्ष में डालो कि सरकार ने निम्न समस्याओं से निपटने के लिए 3A के कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रही है, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, और आप कुछ एग्जांपल चाहो तो वहां पर ऐड कर दो, ठीक है, कि एक्शन के लिए सरकार कौन सी स्कीम, कौन सी योजना लेकर के आ रही है, अकाउंटेबिलिटी सरकार कैसे तय कर रही है, और अवेयरनेस के लिए सरकार यहाँ पर क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, कितना शानदार आंसर हो गया। इसी प्रकार हमने डिस्कस किया था 4A का कॉन्सेप्ट। 4A कॉन्सेप्ट क्या था भाई, याद है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, कभी भी अपने आंसर में आप 4A का जिक्र मत करना। आप इससे पहले 3A का, इस 3T का, इस इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति का, इस 3T का यूज कर सकते हो। लेकिन 4A एक ऐसी ट्रिक है ना, ठीक है, दरअसल ये ट्रिक नहीं है, ये चीट कोड है, ठीक है, समझना। 4A हो गया, या फिर मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से एक पेस्टल अप्रोच डिस्कस किया था, ये सब चीट कोड है। इन चीट कोड का प्रयोग आप लोग अपने आंसर में तब कर सकते हो जब आपको अपने आंसर के एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेटिंग करनी हो। जैसे कि भाई मानो पूछा है कि किसी समस्या के कौन कौन से कारण है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मानो कि उत्तर प्रदेश में माल न्यूट्रिशन के, ठीक है, कुपोषण के कौन कौन से कारण आप देख पाते हो। आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करो 4A के कॉन्सेप्ट में, एग्जामिनर को मत पता लगने दो कि आपने 4A लिखा हुआ है। ये बात समझना, एग्जामिनर को बिल्कुल मत पता लगने देना कि आपने 4A का यूज किया है, क्योंकि वो एक चीट कोड है, वो कोई ट्रिक नहीं है, वो कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये केवल चीट कोड है। आप यहाँ पे क्या बता सकते हो भाई, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी। मतलब कुपोषण हमारे समाज में इसलिए है, सबसे पहली बात, कि हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पा रहे हैं, जवाबदेहिता तय नहीं कर पा रहे, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। देखो कुपोषण का मतलब क्या है, कुपोषण का मतलब ये भी है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हो, ठीक है, ये भी कुपोषण का एक कारण है। तो ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है अपने हेल्थ को लेकर के, ठीक है। फास्ट फूड में कितने गलत चीजें होती है, हम अवेयर नहीं है, हमको सबको पिज्जा, बर्गर और मोमोज, चाउमीन अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब वही मोमोज अपने पेट में मोमोज की तरह बन जाता है, तब लगता है यार क्या हो गया, फिर अब आलस भी आ रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही और काम भी नहीं हो रहा है। तो अवेयरनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हम क्या है भाई, हम मोटे अनाजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमको लग रहा है यार मोटे अनाज हम क्यों खाएंगे। पहले जब भारत में एक समय मोटे अनाज चलते थे तो उस टाइम हमको, हमारे यहाँ पर तमाम तरह के जो है
प्रोसेस्ड फूड लेकर के आया गया। अब जब प्रोसेस्ड फूड हमको पता चला कि नुकसानदेह, तो अब मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम उसको समझ नहीं पा रहे कैसे खाना है। और सरकार क्या करे, सरकार फोर्टिफाइड राइस लेकर के आ रही है। ठीक है, चावल फोर्टिफाइड लेकर के आ रही है, विटामिन ए वाला सुनहरा चावल, गोल्डन राइस को हम लोग कहते हैं। लेकिन हम हमारी स्वीकार्यता नहीं है उसको खाने के लिए, हम उसको खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम अभी भी वही पुराने अपने भोजन के स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, सरकार इतने सारे एफर्ट्स कर रही है, मार्केट में खाने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अनाज इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि सड़ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013-14 में एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारे यहाँ इतने कैसे अनाज पैदा होने लगे कि वो चूहे खाने के लिए उनको बर्बाद छोड़ा जा रहा है, सड़ रहे हैं वो अनाज। ठीक है, फूड स्टॉक का जो गोदाम था वहां पर। लेकिन एफोर्डेबल नहीं है चीजें, वहनीय नहीं है। वहनीयता जब तक नहीं होगी, जब तक मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि मैं जाकर के मार्केट से 2 किलो चावल या 2 किलो आटा खरीद करके उसको खाना खा पाऊं, तब तक कुपोषण विद्यमान रहेगा। तो ये 4A ऐसी समस्याएं हैं जिनके माध्यम से आप किसी इश्यूज के, ठीक है, इन 4A के पैरामीटर्स में आप सारे इश्यूज के सॉल्यूशंस यहाँ पर लिख सकते हो और बता सकते हो कि ये समस्या यहाँ पर विद्यमान है। अच्छा, ये सारे आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर में अपनी क्लास में डिस्कस करा बहुत डिटेल में। यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्व ट्रिक्स बता रहा हूँ कि भाई नोट करो ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें आपके पास एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। पेस्टल, मैंने पूछा कि दहेज प्रथा को लेकर के, ठीक है, आप निम्नलिखित में से भारत में डोरी सिस्टम को लेकर के कौन कौन से कारण आप मानते हो, बताओ। पेस्टल अप्रोच, एग्जामिनर को पता लगने बिल्कुल मत देना कि आपने पेस्टल अप्रोच यूज किया है। पेस्टल अप्रोच दरअसल एक इकोनॉमी का मॉडल होता है, जहां पर आप बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा होता है, उसके पैरामीटर्स को आप पेस्टल अप्रोच के माध्यम से समझते हो। ये आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन पेस्टल के फॉर्मेट में मैं अपने पूरे आंसर को एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर ढंग से स्ट्रक्चर कर सकता हूं। जैसे कि पॉलिटिकल समस्या आपने बताया कि भाई हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, पॉलिटिकल समस्या, कि राजनीतिक विल पावर नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल समस्या होगी दहेज को लेकर के। इकोनॉमिकल समस्या बताओ कि महिलाएं जो है क्या है, वो अभी इंडिपेंडेंस नहीं हो पाई हैं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगी, तब तक दहेज का सिस्टम लगातार बढ़ता रहेगा। दूसरा समस्या बताओ कि महिलाओं को अभी भी लैंगिक अंतराल के कारण, जेंडर गैप के कारण से कम आंका जाता है। टेक्नोलॉजिकल कारण आपको नहीं लगता है, मतलब बताओ। ठीक है, एजुकेशनल कारण बताओ। एजुकेशनल कारण क्या है, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, महिलाओं में इतना अभी महिलाएं क्यों, अब बताओ, पुरुष पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, जो कि समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो समझ गए तो समस्या दूर हो जाएगी। लीगल कारण बताओ। लीगल कारण ये भाई कि जो दहेज कानून हमारे यहाँ बनाया भी गया है ना, उसको लेकर के लोग अवेयर नहीं है। आधे लोगों को पता भी नहीं है कि दहेज लेना पाप है। अभी तो मैं इंस्टाग्राम जब ओपन करता हूँ ना, कई सारे ऐसे वीडियोज आते हैं जहां पर खुले आम दहेज दिया जा रहा है। मतलब वहां पर क्या होता है, मैं देखता हूँ, पढ़ा जाता है कि ठीक है कि 10 किलो सोना, 15 किलो चांदी, ठीक है, 1 करोड़ रुपया, 2 गाड़ी, मतलब वो पढ़ा जाता है, लिस्ट होती है कि ये दिया गया। लोग अवेयर नहीं इस बात को लेकर के कि भाई दहेज देना भी पाप है, दहेज लेना भी पाप है, ये बात समझना। ठीक है, और ये केवल पाप नहीं है, ये एक अपराध है। लीगल यहाँ पर समस्याएं हैं। तो इन पेस्टल अप्रोच के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर के हर बिंदु को फॉर्मेट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारे पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और समझो भाई, मैं कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को और बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर आपने यूपी बजट देखा होगा 20 बार का, सरकार ने यूपी बजट में क्या कहा, सरकार ने कहा कि अंत्योदय से सर्वोदय। अब ये कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप अपने आंसर में यूज करो। मैंने पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के वल्नरेबल ग्रुप, मतलब सुबेद वर्गों के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। आप लिखो कि सरकार ने जो इस बार का बजट तैयार किया, उस बजट का पूरा जो आधार था, आधार ही ये था कि हम अंत्योदय से सर्वोदय तक की यात्रा को तय करें, और सरकार इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास कर रही है। आपने वो स्टेटमेंट दिया, सरकार का सीधा एग्जैक्टली टैगलाइन आपने यूज किया। एग्जामिनर गए, हाँ भाई इसको पता है कि सरकार क्या करी एग्जैक्टली। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये टैगलाइन का यूज करने का अच्छा तरीका होता है। एक मैंने वो देखा था कि केंद्र सरकार की एक टैगलाइन थी, संकल्प भारत, महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत, ऐसा करके कुछ था। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट और विकसित भारत को उन्होंने साथ में मेंशन किया। तो देखो, ऐसे चीजों को आप लोगों को यूज करना है, और वही टैगलाइन आप लोगों को अपने आंसर में यूज करनी है, वही एग्जांपल्स आप लोग अपने आंसर में कोट करनी है। तो एक तो ये जो मैं जो आप लोग को ट्रिक बताया ना अभी, इन ट्रिक्स को पहले तो नोट करना स्टार्ट करो अपने बुक में। ठीक है, और ये सारे ट्रिक मैं हर क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। फ्री की क्लासेस है भाई, देख डालो, एक भी क्लासेस मत छोड़ना। 100 दिन की कंप्लीट फ्री सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसी आंसर राइटिंग कहीं नहीं मिलने वाली। 20 क्लास अभी हमारी हो चुकी है, 80 क्लास केवल और बचे, मतलब 1/5 पोर्शन तो हमने कवर कर लिया है पूरे अपने सिलेबस का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। आप यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट और भी पढ़ो, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट पुलिस में स्मार्ट का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को?
क्या है, सेंसिटिव, मोरल, एक्शनेबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और ऐसे टाइमली। ये आपके पुलिस का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट पुलिस वास्तव में क्या होती है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी दिया है, सरकार ने दिया था, हम उसको यूज करें। मैंने प्रश्न पूछा गया आपसे कि पुलिस के आधुनिकीकरण पर आप क्या सोचते हैं या फिर आपके क्या विचार है। अब बताओ कि हम ऐसी पुलिस चाहते हैं जो कि स्मार्ट है। स्मार्ट पुलिस का मतलब ये होता है कि सेंसिबल हो, किसी मुद्दे को लेकर के संवेदनशील हो, मोरल हो, नैतिक हो, एक्शनेबल हो, त्वरित कार्रवाई करने वाली हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, टाइमली एक्शन ले, ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें आप मेंशन करो अपने आंसर में। स्मार्ट पुलिस का मतलब ये होता है, आप ऐसे यूज करोगे सब, आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। जबकि रेदर देन आप बस एक रैंडम आंसर लिख रहे हो, जनरलाइज आंसर लिख रहे हो। मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैंने क्या कहा ना आपसे कि देखो रिग वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, कभी भी अपने आंसर में ये समस्याएं मत आने देना। तीनों समस्याएं, रिपीटिशन, रिलेवेंट कंटेंट, जनरलाइजेशन, ठीक है, ये तीनों चीज अगर अवॉइड कर ले गए, आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर ये समझो। अच्छा, इसके बाद और समझो भाई, आप क्यों स्मार्ट पुलिस ही कह रहे हो, और समझो। अब्दुल कलाम जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा विलेज का, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, समझना। उन्होंने दिया था पूरा विलेज का, ठीक है, PURA। सोचना इसका फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि हम पूरा विलेज के माध्यम से हम स्मार्ट भारत का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, हम स्मार्ट भारत का निर्माण कर सकते हैं। अब ये सब बातें आप अपने आंसर में कोट करो ना भाई, ये सब बातें क्यों नहीं कोट करते हो आप लोग? अगर ये सब कोट करोगे नंबर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, और टॉपर से ये सब काम वहां पर करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये बात समझो कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से और डिस्कस करता हूं, आप समझना स्टार्ट करो कि कैसे हम लोग को आगे अपने आंसर में बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा ना कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो हमारा बैच आंसर राइटिंग का प्रयास बैच, ठीक है, आप में से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, सीट भी अब फिल हो चुकी है, अब सीट बचा भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। अभी समझना, क्योंकि हमारा पहला बैच था, हमने पहला बैच इसलिए लॉन्च किया था कि जो हमारी 100 दिन की फ्री सीरीज चल रही है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर मॉडल आंसर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसमें एक शामिल ये बात कर दिया कि भाई देखो हम आपको बाइलिंगुअल मॉडल आंसर देंगे, प्लस बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसका कॉपी वैल्यूएशन भी करो। अब वो सारे काम फ्री में कर पाना तो थोड़ा असंभव है हमारे लिए, ठीक है। हमने क्या किया, बाइलिंगुअल कॉपी वैल्यूएशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये 25 डेज का प्रोग्राम है, एक मंथली प्रोग्राम है, 2 क्वेश्चन हर दिन दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि जीएस पेपर 5 और पेपर 6 से होंगे, ठीक है, समझना। अब फीस से कितनी है, 999 रुपीज है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो डे 1 का टॉपिक आप लोगों को दिया गया, देखो आप लोगों के यहाँ पर किया गया स्ट्रक्चर कैसे आप लोगों के इस पूरे क्लासेस का, इस पूरे बैचेस का स्ट्रक्चर ऐसे है कि हमने डे 1 में आपको 2 टॉपिक दिया, ठीक है। जो टॉपिक 1 है वो जीएस पेपर 5 से है, जो टॉपिक 2 है वो जीएस पेपर 6 से है, और यही स्ट्रक्चर हम लोग लगातार 25 दिन तक फॉलो करने वाले। देखो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को पूरी ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा, 25 दिन तक आप लोगों का यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। और टॉपिक 1 क्या है, रोल ऑफ यूपी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ये जीएस पेपर 5 का टॉपिक हो गया, ठीक है। जीएस पेपर 6 का टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश, यूपी में परिवहन तंत्र, ठीक है। अब समझना, तो ये इन 25 दिनों में, आने वाले 25 दिनों में ये 50 टॉपिक जो यहां पर आपको दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप बैच ज्वाइन किए हो नहीं ज्वाइन किए हो कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, आपको काम ये करना है। जैसे समझो, अब ये डे 1 पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जाएगा आप लोगों को 1 जून को, ठीक है। 1 जून मतलब मुझे लगता है जब क्लास आप लोग देख रहे होगे तो 1 जून ही होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो 1 जून को आप लोगों को ये क्वेश्चन जाने वाला इन टॉपिक्स पर। आपको अभी केवल टॉपिक पता, ध्यान समझना, आपको क्वेश्चन नहीं पता है, आपको बस ये पता है कि भाई जो क्वेश्चन आएगा वो उत्तर प्रदेश में जो पूरा प्रसार काल थे उसके बारे में प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न जो होगा उत्तर प्रदेश में आर्थिक नियोजन को, इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के होगा, क्या होगा नहीं पता है। आपको इसके बेसिस पर अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है। ये आपको टॉपिक दे दिया गया, इन टॉपिक को प्रिपेयर करो, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आप लोगों को पहले ही दे दिया गया, शेड्यूल पूरे पहले ही दे दिया गया है। अब क्या करो, जैसे आज क्वेश्चन जाने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन डेली शाम को 6 बजे जाएगा। पहली बात तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, डेली शाम को 6 बजे आपके ग्रुप में क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि इससे पहले 24 घंटे पहले इन दोनों टॉपिक्स की आप लोगों को क्विक रीडिंग करनी है, ठीक है। क्विक रीडिंग से मेरा मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को आप 2 घंटा लगे बैठ के पढ़ने, ठीक है, कि आज तो आप उत्तर प्रदेश के जितने भी पैलियोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं उन सारे साइट्स को पढ़ डालेंगे, ये काम बिल्कुल नहीं करना। केवल प्रत्येक टॉपिक पर आप लोगों को 15 मिनट की क्विक रीडिंग करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल 15 मिनट की क्विक रीडिंग करनी है, ठीक है। जैसे पूरा प्रसार काल के दौरान यूपी दिया गया है, आप 15 मिनट में इस पूरे टॉपिक को कवर करो। सोर्स क्या फॉलो कर सकते हो भाई, सोर्स फॉलो कर सकते हो आप लोग, या तो बुक्स, ठीक है, या तो बुक्स फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई आप लोग गूगल पे साइट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वहां से क्या कर सकते हो, इनके कंटेंट पिक करके तैयार कर सकते हो, केवल 15 मिनट में। फिर से बता रहा हूँ,
15 मिनट से अतिरिक्त समय मत देना, अगर दोगे तो समय बर्बाद होगा। ये बात मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, सेम काम हम लोग करना है सेकंड टॉपिक पर भी। अब देखो, जैसे जो पहला टॉपिक था पूरा पाषाण काल के दौरान उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक मतलब इसमें करंट अफेयर्स का बहुत रोल यहाँ पर नहीं आएगा, हालांकि मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा चीजें लिंक करता हूँ, समझने की कोशिश करना कैसे कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई हम आंसर लिखते हैं तो उसके आंसर के 3 फॉर्मेट मतलब 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, एक होता है आप लोगों का मेन बॉडी, और एक होता है आप लोगों का कंक्लूजन, ठीक है। ये बात समझना, किसी भी आंसर के ये 3 फॉर्मेट होते ही होते हैं। जो शब्द सीमा हमारी होती है, टोटल शब्द सीमा का 10% हम लोग इंट्रोडक्शन में देते हैं, 10% हम लोग कंक्लूजन में देते हैं, और लगभग 20-80% जो बचा रहता है हमारा वो कंक्लूजन में हम देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मेटिंग होती है। अब चूंकि क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के दौरान उत्तर प्रदेश, तो इसका निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हो। अब सोचो, एक बार आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि आप पूरा पाषाण काल के में जो टॉपिक दिया गया है, इसके निष्कर्ष में आप कौन से बिंदुओं को शामिल कर सकते हो, क्या बता सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, इस टॉपिक के संदर्भ में हम ये सारे पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सोचने का थोड़ा एक बार प्रयास करो कि इसको आप लोग कैसे लिखोगे, कंक्लूजन आप लोग यहाँ पर कैसे दोगे। जैसे मुझे अगर कंक्लूजन देना है तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा पता है, मैं दूंगा कि देखो भाई सरकार क्या कर रही है। सरकार जितने भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल है उनके संरक्षण पे सरकार ध्यान दे रही है, ठीक है। और सरकार ध्यान कैसे दे रही है, सरकार ये बता रही है कि हमको पता है कि डीपीएसपी के अंतर्गत हमने क्या किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 49 में हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे, उनके संरक्षण की हमने बात की, ठीक है। कि जो स्टेट होगा, स्टेट सेल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे हिस्टोरिकल किसी ना किसी इंपॉर्टेंस के वैल्यू के हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो स्थल होते हैं, चूंकि वो हिस्टोरिकल बहुत वैल्यू के होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मानव का विकास कैसे हुआ है, मानव कैसे डेवलप हुआ है, मानव आज जो है वो कैसे बना है, इसका आपको समझ मिलती है। ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनता है, तो डीपीएसपी के माध्यम से इसका संरक्षण आवश्यक है। तो निष्कर्ष में चाहोगे आप लोग तो इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखो कितना स्टैटिक क्वेश्चन था, मैंने इसको कितना करंट से अपडेट किया, ठीक है। मैंने डीपीएसपी का यूज किया, आर्टिकल 49 ने बताया आप लोगों को, और एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष यहाँ पर ये दिया कि चूंकि मानव को इन स्थलों से अपने विकास का क्रम समझने का मौका मिलता है, इसलिए हमें आवश्यकता ये है कि आर्टिकल 49 के अंतर्गत जो संविधान हमको इनके संरक्षण का प्रावधान करता है, उसके अंतर्गत हम इसका संरक्षण सुनिश्चित करें, ठीक है। सॉरी, बात समझ पाए आप लोग, कि क्वेश्चन कितना भी स्टैटिक हो, आप ये पॉइंट तो ऐड कर ही सकते। आप इंट्रोडक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी स्कीम डाल सकते हो, या फिर अगर सरकार ने कुछ पूरा पाषाण काल को लेकर के यूनेस्को के साथ कुछ नया रिसेंट में कुछ एक्टिविटी की हो, आप उसको ऐड कर सकते हो कि भाई यूनेस्को और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के यूपी के सभी पूरा पाषाण स्थल के स्थानों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये आप एक पॉइंट वहां पर ऐड कर। तो आपने इस पूरे स्टैटिक क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं कि 90% एस्पिरेंट क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, मात्र 10% 5% जो लोग होते हैं वही ऐसे आंसर में इनिशमेंट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, अब देखो, ये तो आपको इसका जो कंटेंट आपको कहां मिलेगा पता है, बुक में मिल जाएगा। आप कोई बुक मार्केट से उठाओगे तो उसके बुक में आपको इस टॉपिक के कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे कौन कौन सी बुक आप लोग उठा सकते हो, मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आप लोग बार बार पूछते हो कि सर कौन सी कंटेंट फॉलो किया जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ। मार्केट में देखो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। मार्केट में जो है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप कोई भी बुक ऐसे उठा सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी टेबल पर इतनी ही बुक मुझे दिख रही है, देखिए। एक ये दृष्टि ने बुक निकाली हुई है, ठीक है, जो कि मेन सॉल्व पेपर है, पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक। इसमें पेपर 5 और पेपर 6 को भी शामिल किया गया, तो अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है आपको। करीब 400 क्वेश्चन है जिनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक एश्चंद की बुक है, उसने भी बड़ा अच्छा मतलब कुछ कंटेंट दिया हुआ है। एक बात और समझना, हर बुक में सेम ही कंटेंट है, कोई अलग अलग कंटेंट नहीं है। अब पूरा पाषाण काल के दौरान यूपी में जो जो भी चीजें थी वो हर बुक में सेम होंगी, कोई नया नहीं मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। क्योंकि हर बुक के जो कंटेंट राइटर होते हैं ना, वो लगभग सिमिलर होते हैं। कोई रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्रीन के पीछे घटनाएं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हर जगह सेम कंटेंट आपको मिलेगा, आप उठा के चेक भी कर लेना मार्केट में, ठीक है। ऐसे दृष्टि ने एक और बुक निकाला पेपर 5 पेपर 6 के लिए। इसके अलावा ये एक बुक है, क्या कहते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। इसका भी अच्छा बुक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरी बुक है, तो आप चाहो तो इसको भी फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। तो ये कुछ मार्केट में बुक्स ले लो, कोई एक बुक लेना, 50 बुक मत लेना। मेरी तरह मत करना सर आपने 50 बुक लेकर के रखा हुआ था मैं भी ये काम करूंगा, नहीं भाई। मैंने इसलिए लिया कि मैं आप लोगों को कंटेंट इनिश करके दे पाऊँ। आपको वो काम नहीं करना, आपको करनी है क्लासेस प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन जरूर फॉलो करना। कोई भी करंट अफेयर ले लेना, घटना चक्र, क्रॉनिकल, दृष्टि, 50 तरह की बुक आती है मार्केट पे, कोई भी ले लेना, फॉलो करना और वहां से कुछ कुछ कंटेंट इनिच करना स्टार्ट करना, ठीक है।
तो सेकंड टॉपिक रहेगा आप लोगों का डे 1 का, वो टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन यूपी, आर्थिक नियोजन। ऐसा समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक देगा आर्थिक नियोजन, आपको एक्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। समझना, क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट इसके एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कैसे आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, यूपीएसटीसी के बारे में। आपने इससे पहले इसके बारे में सुना है? सुना तो होगा ही, मुझे पता है। 2022 में इसका निर्माण किया था सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और क्यों निर्माण किया था? देखो, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग की स्थापना किया गया प्लानिंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के तौर पर, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर हमने नीति आयोग की स्थापना की, ठीक है। तो नीति आयोग भी क्या, नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो कि एक मॉडर्न वे में, ठीक है, हमारे राष्ट्र के विकास की प्लानिंग करता है, आर्थिक नियोजन करता है। तो यूपी में भी एक ऐसी कमीशन की स्थापना किया गया, उसका नाम रखा है यूपीएसटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। और इस कमीशन पर यह प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा आज के इस क्लास के अंतर्गत, समझना। मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे टॉपिक का कंटेंट आपको लेना कहां से। गूगल पर जाओ, ठीक है, सर्च करो, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, ठीक है, यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कमीशन, बस ये लिख करके सर्च कर दो। आपको क्या चीजें मिली? आपको 2-3 पॉइंट्स मिले यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या मिला? आप यहाँ पर देखो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक साइट मिल रही है। सेकंड देखो, फिर से वही है, प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की एक साइट है। थर्ड यहाँ पर आपको दृष्टि आईएएस कोचिंग की एक करंट अफेयर्स की न्यूज मिल रही है कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें की गई, ठीक है। 28 सितंबर 2022 की न्यूज है, देखो ध्यान समझना, 28 सितंबर 2022 की न्यूज है। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को रीड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करना, हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ पर जाकर के सर्च लिस्ट में अपना हिंदी लिख करके टाइप कर दोगे ना आगे, तो आपको ये चीजें पूरा हिंदी में भी मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है। तो इसको रीड करो, क्या है भाई। जैसे मैं पहले दृष्टि की साइड खोलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज दी गई है, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है कि इन मीटिंग ऑफ द उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन सितंबर 27, 2022 द स्टेट प्लानिंग कमीशन, जो स्टेट प्लानिंग कमीशन था हमारे पास पहले, वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड रीनेम्ड, उसका नया नाम किया गया, उसका नया स्थापना किया गया, पुनर्स्थापना किया गया, किस नाम से? तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के नाम से। किस नाम से? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के नाम से इसका पूरा नामकरण किया गया है, ठीक है, समझे। तो पहला तो पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि 2022 में हमने उत्तर प्रदेश प्लानिंग कमीशन के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना किया। किसके तर्ज पर? तो राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के तर्ज पर हमने यहाँ पर एक थिंक टैंक का निर्माण किया है जो कि यूपी के विकास और यूपी के आर्थिक नियोजन पर विशेष तौर पर ध्यान देगा। इंट्रोडक्शन तैयार हो गया आपका, इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इंट्रोडक्शन कुछ लिखना ही नहीं था आप लोगों को। आपने करंट अफेयर्स लिंक किया, इंट्रोडक्शन यहाँ पर बहुत शानदार दिया, आपका पॉइंट क्लियर। अगला क्या पूछ सकता है भाई? पूछ सकता है कि भाई आप यूपीएसटीसी के कार्यों के बारे में बताओ, उनकी जिम्मेदारियां क्या है वे बताओ, उनका एम क्या है ये बताओ। पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है, आप क्या करो भाई, सिंपल सी बात है, मैं भी वही काम करता हूँ, क्या करो, आप गवर्नमेंट की साइट फॉलो करो। इतनी अच्छी सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो इसने क्या दिया है, आपने खोला प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है एसटीसी के बारे में, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट दिया है। पहले उन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन यहाँ पर शामिल होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे अध्यक्ष होंगे इस पूरे कमीशन के, वो होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष वो व्यक्ति होगा, ध्यान समझना, उपाध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो कि, ठीक है, किसी न किसी विषय में विशेषज्ञ हो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, उपाध्यक्ष यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, उपाध्यक्ष यहाँ पर आपके जो होंगे वो विषय विशेषज्ञ यहाँ पर होते हैं जो कि यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पदेन सदस्य हैं, कुछ आपके शासकीय पदेन सदस्य हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ गैर सरकारी सदस्य हैं। जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो सोशल, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ पर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि भाई जो हमारे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन मेंबर यहाँ पर शामिल है, इसका चेयरपर्सन कौन है, ये आपने यहाँ पर समझ लिया। इसमें कौन सीईओ होगा, क्या चीजें होंगी, वो एक पूरी पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया। अब यहीं पर आप देखो तो कह रहा है कि होम, अबाउट अस और एसटीसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। आप एसटीसी पर जाओ, देखो भाई स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में पहला पॉइंट क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं यही देख रहा हूँ, मैं सीधे गवर्नमेंट की साइट चेक कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने ही कि कैसे कंटेंट को पढ़ना है। आपने एसटीसी पर गए, यहाँ पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला काम यही दिया गया है। पढ़ो भाई इसको, बाद देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, क्या क्या बिंदु यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के कार्य एवं दायित्व, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, पढ़ डालो सारे बिंदु यहाँ पर क्या क्या है, कि ये क्या है भाई, तो ये आपके रिसोर्स सेंटर के तौर पर कार्य करेगा, नॉलेज हब के तौर पर कार्य करेगा। सारे पॉइंट अब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, खुद एक बार रीडिंग करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अच्छा ये पॉइंट्स है। क्वेश्चन जो भी बनेगा इस पर आप उसको यहाँ पर नोट डाउन करोगे। तो आपका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने यहाँ पर चीजें लिखा, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
इसमें और कैसे आंसर में इनरिचमेंट किया जा सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर आप लोगों को दूंगा। मैं बहुत कुछ इनरिचमेंट करने वाला और मैं आप लोगों की कॉपी भी देखूंगा कौन ऐसा एस्पिरेंट है जो कि आंसर लिख रहा है और उस आंसर में वो इस कंटेंट, ये कंटेंट तो हर व्यक्ति पढ़ के जा रहा है भाई, कंटेंट में और इनरिचमेंट कौन कर रहा है वो मैं देखूंगा वहां पर और मैं वो आप लोगों को मॉडल आंसर में बताऊंगा कि कैसे इनरिचमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया, आप लोग समझे कि हमने आंसर राइटिंग के लिए कुछ ऐसी ऐसी बेसिक पॉइंट डिस्कस किया जो कि आप लोग कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और देखो भाई मैं कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को और बताता हूं। देखो दरअसल बात समझना, जो आंसर राइटिंग है ना यार, वो आंसर राइटिंग एक स्किल है, ठीक, एक कौशल है और वो कौशल एक दिन में नहीं आता। अगर आप ये कोशिश करोगे कि सर डे 1 पर मैंने आंसर लिखा और मेरा आंसर में बहुत सुधार नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, बाकी लोग बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, तो नहीं होने वाला काम। ठीक है, लगातार हथौड़े मारते रहना पड़ेगा उस पर। ठीक है, लगातार हथौड़े मारते रहना पड़ेगा जब तक कि सही समय नहीं आता है। तो ये काम आप लोग करो, आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग इस प्रकार से फॉलो करो, जो मैं चीजें आप लोगों को बोल रहा हूँ बता रहा हूँ समझो। जब आप इसका अब देखो आपने 24 घंटे पहले इन टॉपिक की रीडिंग कर ली, क्योंकि रीडिंग किया 15-15 मिनट की रीडिंग किया। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि जब 24 घंटे बाद इस पर क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन की आप लोगों को लिखनी है आंसर, और आंसर लिख करके उसको सबमिट करना है हमारे ग्रुप के अंतर्गत। जो बैच का ग्रुप आप लोगों को बनाया गया है उस ग्रुप में आप लोगों को शेयर करना है। जब आप वहां पर शेयर करोगे, शेयर करने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, मैं ग्रुप में बताऊंगा अभी आप लोगों को पर्सनली। ठीक है, तो वहां पर देख लेना, यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं, बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा मॉडल आंसर प्लस इवेल्युएटेड कॉपी। ठीक है, इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगी। तो मॉडल आंसर और इवेल्युएटेड कॉपी के आधार पर आप लोगों को बनाना है शॉर्ट नोट्स। समझना बात को, मैं पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट ये रहेगा कि एक A4 शीट जो होगी आप लोगों की, उस A4 शीट को आप लोगों को ऐसे करना है कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और प्रत्येक पॉइंट में आप लोगों को उसको से नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और जैसे मानो आपने पहला पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल के स्थल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उसके संदर्भ में जो जो पॉइंट नजर आ रहा है, आपको कुछ साइट्स नजर आ रही है, नोट कर लो, साइट में कुछ विशेषताएं थे आप उनको नोट कर लो, कुछ कंक्लूजन स्पेशल आपको दिख रहा है, कंक्लूजन आप यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, तो मतलब इतने में ही अपने पूरे पॉइंट को कंक्लूड करने का प्रयास करो। अब एक एक लाइन मत लिखने लग जाना कि उसके डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसके सारे पॉइंट लिख नहीं, केवल मुख्य मुख्य बिंदु, ताकि जब रिवीजन करने बैठो आप लोगों को और वो पॉइंट पढ़ते आपको ध्यान, जैसा ठीक है बेलन नदी घाटी में ये पाया गया था, गंगा नदी और यमुना के दक्षिण में पाया गया था, हमने ये पॉइंट यहाँ पर देख लिया, विंध्य क्षेत्र था वो पूरा, हमको ये बात पता चल गया, बस आप वो पॉइंट बस यहाँ पर नोट कर लो। चाहो तो मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, इंपॉर्टेंट मैप भी है, आप ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड, आपने पढ़ा यूपीएसटीसी के बारे में, आपने पढ़ा कि यार इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएमजी होते हैं, आप नोट कर लो, उपाध्यक्ष कौन था नोट कर लिया आपने, यहाँ पर पदेन सदस्य कौन था नोट कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व में कुछ कुछ आपने पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया कि ठीक है ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर। तो अंतर राइटिंग के नोट्स इस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, डे 1 पर सब लोग नोट्स बना के शेयर करना, मैं देखूंगा, मैं खुद एनालाइज करूंगा, बताऊंगा कि हाँ इसमें और कैसे इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस पूरे आंसर राइटिंग के फॉर्मेटिंग आप लोगों को मैंने एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे चीजों को फॉलो करना है। एक बात और ध्यान रखना, पहले वीक में आंसर राइटिंग में जो आप लोगों को टाइम लिमिट होती है ना, टाइम लिमिट का ध्यान बिल्कुल मत रखना। ठीक है, ऐसा ना कि पहले ही दिन आप कोशिश करो कि सर 10 मिनट में आंसर लिख लूँ, नहीं, पहले दिन के लिए परेशान मत होना, पहले दिन थोड़ा समय देना। अगले वीक से, फर्स्ट वीक में हम लोग टाइम लिमिट को बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, सेकंड वीक से मैं टाइम लिमिट के साथ आप लोगों से आंसर डिस्कशन कराऊंगा, आंसर देखूंगा कि भाई आप लोग कितना लिख करके भेज रहे हो और कैसे भेज रहे हो। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास ये है यार कि मैं आप लोगों को ना एक आंसर राइटिंग के लिए कंप्लीट अप्रोच, कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, बात समझना, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था और यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, ऐसा पॉइंट मुझे दिख तो नहीं रहा है, लगभग सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। तो ये आप लोगों का है पूरा, ये पूरे जो 25 दिन के टॉपिक है, 50 टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को मेन चैनल पर शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है लिंक तो टेलीग्राम पर जाकर केवल सर्च कर लेना, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ये नाम है, ये नाम लेकर के सर्च करो, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहीं पर ये पीडीएफ में शेयर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, डे 1 का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को वहीं पर शेयर करूंगा, पब्लिक शेयर करूंगा, सब लोग लिखना, वहां पर मॉडल आंसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा, पर देख लेना सब। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो करनी है। इसके अलावा आंसर राइटिंग में आप लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई भी समस्या आ रही है, बेझिझक कांटेक्ट करो हम लोगों से। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये दिक्कत आ रहा है, या फिर अगर आप हमारी पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो और वहां पर आपको सजेशन देना चाहते हो, उस सीरीज के लिए भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको GS 5 और 6 की सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो सभी दो, ध्यान रखना जितने लोग क्लासेस देख रहे हैं
सब लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना क्लासेस कैसी है। देखो जितना आप लोग अच्छा रिव्यू दोगे, फीडबैक दोगे, सजेशन दोगे, उतना मैं और इनिशिएट काम करूँ। तो सभी लोगों को कमेंट यहाँ पे करके बताना कि वो पूरी सीरीज कैसी लग रही है, और इसके सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद रिप्लाई करूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आंसर राइटिंग करते रहना, समय बहुत है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत, तो बेझिझक काम करो अभी।